हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली हमने एमएचटी सीईटी और एमएच बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड किया था कि हम एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे और वो हम लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट सेशन आई होप सबने देख लिया होगा। चैप्टर 1 का जो लेवल 1 वीडियो हमने दिया था वो प्रैक्टिस करने के बाद आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1 का लेवल 2 सेशन। और ये दोनों ही लेवल्स में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपके सामने लाए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी और किस तरीके से हो रही है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाइए और ज्ञान लैब ऐप डाउनलोड कीजिए और सबसे पहले लॉग इन करके फ्री मटेरियल में जाकर टेस्ट वाले सेक्शन में जो 2 फ्री मॉक टेस्ट हमने आपको दिया है वो मॉक टेस्ट सब लोग अटेम्प्ट करो और चेक करो कि आपको कितना आता है और आपको और कितना पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। एमएचटी सीईटी 2025 एंड एमएच बीएससी नर्सिंग 2025 बायोलॉजी सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 1 का लेवल 2 एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना आज का पहला एमसीक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, अभी ऐसा स्टेटमेंट बहुत ही ट्रिकी होता है, आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला गया है। बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते और राइट स्टेटमेंट ढूंढ देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। व्हेन पोलन ग्रेन इज शेड, शेड करना मतलब रिलीज करना। सो व्हेन पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड एट 2 सेल्ड स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पे निकलेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? वेजिटेटिव सेल इज कंपेरेटिवली लार्जर देन जेनरेटिव सेल। करेक्ट। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? यहाँ पे इतना बड़ा वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पे जनरेटिव सेल है, तो वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे हैं जो 10-10 साल तक जिंदा रहते हैं, हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। यस। नेक्स्ट, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अभी हम पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बनता है। दिस इज आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, और इसकी जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन किससे बनती है? सीपी से, दैट इज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट, ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। ओके, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिखाया गया है, अपना पोलन ग्रेन जो 2 सेल स्टेज पे होता है इसका डबल फर्टिलाइजेशन में कुछ नुकसान नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो इनर लेयर के बारे में भी इधर पे दिया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, लेट्स सी। एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर। एंडोथीशियम का काम डेहिसेंस करना है, ये माइक्रोस्पोर नहीं बनाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन। टेप्टम की वजह से हमारे पोलन ग्रेन को नरिशमेंट मिलता है, दिस इज करेक्ट। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। गलत। इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं और आउटर लेयर को स्पोरोपोलेनिन बोलेंगे, एक्साइन बोलेंगे। आउटर लेयर इज एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन से बनती है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हेप्लॉइड। गलत। स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड होगा क्योंकि तभी उसके अंदर हमको मियोसिस देखने को मिलेगा। अगर हमारा मेन स्पोरोजिनस टिश्यू हेप्लॉइड होगा तो फिर वो मियोसिस कैसे करेगा, वो तो पहले से हेप्लॉइड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड इज। ऐसा सीड जो अपना एंडोस्पर्म खत्म नहीं करते हैं। ओके, मतलब जिनका एंडोस्पर्म बच जाता है, जिनका एंडोस्पर्म हमेशा बच जाता है। तो पी तो अपना पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर लेता है, लेकिन कोकोनट का एंडोस्पर्म बच जाता है। कोकोनट में सीड इतनी सी होती है और हम जो खाते हैं कोकोनट वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इधर दिया भी है, दीज आर एंडोस्पर्मिक सीड्स। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व्स डैश। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी पोलन ग्रेन्स बनाना, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। सो दोनों में कॉमन पाथवे क्या है? दोनों में मियोसिस होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। सो मियोसिस इज कॉमन इन बोथ, क्योंकि पोलन ग्रेन्स में पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा, फिर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, फिर आपका मेगास्पोर बनेगा।
सो बोथ इन्वॉल्व्स मियोसिस, दोनों में मियोसिस होता है, दिस इज द कॉमन स्टेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं इसी क्वेश्चन का तो वेट कर रही थी, अभी मजा आएगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है हमारे पास, कितने पोलन ग्रेन्स हैं? वी हैव 1280 माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन्स, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास कितने पोलन ग्रेन्स दिए हुए हैं? 1280 पोलन ग्रेन्स हमारे पास हैं। और हमारा एंथर कैसा है? टेट्रालोक्यूलर एंथर है। टेट्रालोक्यूलर मतलब उसके पास 4 चेम्बर्स है। हमारा एंथर ऐसा है, 1 2 3 4, वी हैव 4 चेम्बर्स वाला एंथर। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल बी देयर इन ईच पोलन चेम्बर? हर एक पोलन चेम्बर में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगे? अब यहाँ पे 2 कैलकुलेशन करना है। पहले टोटल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फाइंड आउट करो और फिर उसको डिवाइड बाय 4 कर दो। तो देखो इधर पे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमको 4 पोलन ग्रेन मिलता है। तो 1280 पोलन ग्रेन्स कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिलेगा? सिंपल कैलकुलेशन है, 12 into 1 is equals to x into 4, therefore sorry 12 नहीं 1280, 1280 अपॉन 4 is equals to x। ये 4 में इधर लेकर आ गई, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी? x is equals to 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0। तो आंसर क्या आया इधर पे? 320। हमारे पास कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं? हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वी हैव? 320 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। सो वी हैव 320 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स टोटल। अपने पास टोटल 320 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, लेकिन हमको क्या पूछा है? हर एक चेंबर में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जाएंगे? तो अपने पास कितने चेंबर्स हैं? 4 चेंबर्स हैं। तो 320 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम 4 चेंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 0 जा 0। देयरफॉर 80 माइक्रोस्पोर मदर सेल इन 1 चेंबर। एक चेंबर में 80 माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब यहाँ पे 80 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 80, तो हो गए टोटल 320। आप इसको ऐड करोगे तो फिर से 320 हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको कंपलसरी एग्जाम में आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसको 4 बार सॉल्व करो, ये वैल्यू अलग अलग तरीके से चेंज करके देखो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। अपने मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है, मेगास्पोर मतलब मदर फीमेल वाला, सो दिस इज मेगास्पोर। ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है और हमको 2 न्यूक्लियाई मिलता है, एंड इट मूव्स टू अपोजिट पोल्स एंड thus इट फॉर्म्स एमेच्योर एम्ब्रियो सैक व्हिच इज डैश। तो आगे जाके पहले इसमें माइटोसिस 1 हुआ, फिर इसमें माइटोसिस 2 होगा, फिर इसमें माइटोसिस 3 होगा। तो हमको कितने न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक मिलेगा? ये जो हमारा एमेच्योर एम्ब्रियो सैक है, इसमें कितने न्यूक्लियस मिलेंगे हमको? वी विल गेट 8 न्यूक्लियस, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, और फिर आगे जाके इसके 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे। यस एवरीबॉडी, ये देखो 1 2 माइटोसिस, तीसरा माइटोसिस, तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियस हुआ और यहाँ पे 4 न्यूक्लियस हुआ। यस, नेक्स्ट। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। इफ अ सेल ऑफ रूट इन व्हीट प्लांट हैव 42 क्रोमोसोम्स, ये मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, रूट सेल हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो अगर हमारे रूट के पास 42 क्रोमोसोम्स हैं, देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन हेप्लॉइड होता है, पोलन ग्रेन हेप्लॉइड होता है, तो इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो देखो रूट सेल के पास ये है 42 क्रोमोसोम्स। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। 2n is equals to 42, therefore n is equals to x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं करेंगे हम, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। इधर पे n को ऐड करो, माइनस करो, ये करो वो करो, सिंपल फॉर्मूला अप्लाएंगे। एक ही मेथड अपने को जो अच्छे से आता है, n की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 42 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। और पोलन ग्रेन्स हेप्लॉइड होते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। तो आंसर क्या आएगा?
अब इतना तो कमेंट में लिख ही सकते हो, ए बी सी डी, क्या आएगा इसका आंसर? चलो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथर्स एट 2 सेल्ड स्टेज। सारे के सारे पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट 2 सेल्ड स्टेज, सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा। ओके, स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली बिहेव्स एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, करेक्ट। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होगा और हमको हमारे पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। मेगास्पोर डिवाइड्स 2 टाइम्स टू फॉर्म एन 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर डिवाइड्स ट्वाइस। ये मेरा एक मेगास्पोर है, ये एक बार डिवाइड करेगा तो मुझे 2 सेल्स मिलेंगे, 2 बार डिवाइड करेगा 1 से 2 और 2 से 4। नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Egg and synergids always lie near the micropyle end of the ovule. This is also correct. Megaspore divides twice to form 8 nucleated embryo sac. ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर ए एंड स्टेटमेंट नंबर सी, दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें से जो सी वाला स्टेटमेंट है ये ज्यादा इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स नहीं भी लिखा है तो भी हमें पता है ना कि 70% पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। कंपैरेटिवली इसके और इसके कंपैरिजन में सी वाला स्टेटमेंट ज्यादा इनकरेक्ट है। अगर सी वाला स्टेटमेंट भी राइट होता तो ऑप्शन नंबर ए आता। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ज्यादा इनकरेक्ट क्या है वो आपको ढूंढना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which one of the following feature are common to both wind and water pollinated flowers? विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है कि पोलन ग्रेन्स हल्के होने चाहिए, ओके। और वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी होता है कि पोलन ग्रेन्स हल्के होने चाहिए और फ्लोट होने चाहिए। ठीक है, विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन दोनों ही अबायोटिक एजेंट है, तो ना तो उसको खुशबू की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, ना कलर की जरूरत है। सो विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन के फ्लावर्स के पास ना कलर होगा ना उनके पास खाना होगा। वाटर पॉलिनेशन के जो पोलन ग्रेन्स हैं दे हैव लॉन्ग पोलन ग्रेन, ये हमको वाटर में देखने मिलता है पर ये विंड में नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गया। स्टिग्मा इज लार्ज एंड फेदरी, ये विंड में होता है पर वाटर में नहीं होता है। आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जो दोनों होता है, जो दोनों में होता हो, विंड पॉलिनेशन में भी वाटर पॉलिनेशन में भी। सो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो इधर पे दिया है। ओके, नेक्स्ट, which one of the following events take place after double fertilization? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा, करेक्ट। द पोलन ट्यूब, डबल फर्टिलाइजेशन में थोड़ी जर्मिनेशन होता है, ये तो पॉलिनेशन में होगा। द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड इन द एम्ब्रियो सैक, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ये आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। शिट, मैंने ये वर्ड देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा कि व्हाट हैपेंस इन डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन क्या पूछा है? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही एंडोस्पर्म बनता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the number of chromosomes in root cell is 14, देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। रूट सेल के पास 14 क्रोमोसोम्स हैं, देन व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन सिनर्जिड्स? सिनर्जिड्स का सबसे पहले तो आपको प्लॉइडी लेवल पता होना चाहिए। सिनर्जिड्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो यहाँ पे आप सिनर्जिड लिख दोगे हैप्लॉइड। आपको इसका क्रोमोसोम नंबर पता करना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करो। 2n इज इक्वल्स टू 14, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 14/2, therefore n is equals to 7। तो सिनर्जिड्स का आंसर क्या आएगा? यस, बताओ इसका आंसर, बताओ, कमेंट करो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट करो, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। चलो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। विथ रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, करेक्ट।
एंटीपोडाल सेल्स मतलब ये वाले सेल्स, ये सेल्स हेप्लॉइड होते हैं, ये तीनों सेल्स हेप्लॉइड होते हैं, सिर्फ ये सेल डिप्लॉइड होता है. सो एंटीपोडाल सेल्स आर हेप्लॉइड. सेल्स ऑफ न्यूसिलस इज डिप्लॉइड. Vegetative cell of male gametophyte is haploid. Correct. Only option number B is incorrect statement. Next, in the given diagram, parts labeled as A, B, C, D, E and F respectively identified as. आपको sequence में ही जाना है. What is A? A is synergid. तो check करो. Synergid A के पास आना चाहिए, मतलब पहला नाम synergid होना चाहिए, जो कि इसमें है. आपको 5 सेकंड में इसका आंसर मिल गया. अब आगे का ऑप्शंस चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो. फिर भी बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लो, क्योंकि आपको सीक्वेंस में जाना है. अब बी वाला लेबल क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलार न्यूक्लियाई. ये देखो, सेकेंड नेम इज पोलार न्यूक्लियाई. और बाकी मैच कर लोगे तो भी आपको सारे आंसर सेम मिलेंगे. सीईटी एग्जाम में क्या होता है, टाइम कम पड़ जाता है. आपको टाइम मेन मैनेज करना है, क्योंकि बायोलॉजी थियोरी पेपर है, मतलब इट्स अ थियोरी सब्जेक्ट. तो अभी थ्योरी याद करने में ना बहुत टाइम जाता है, इसीलिए जहां पे टाइम बचा सकते हो वहां पे टाइम बचाओ, क्योंकि 90 मिनट में आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, यानी 45 सेकंड्स में एक एमसीक्यू हो जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, ध्यान से देखो, पूरा सॉल्व करूंगी मैं. इफ 400 पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल मोनोथेकस एंथर. अब यहाँ पे ये हाईलाइटेड वर्ड है. मोनोथेकस एंथर मतलब क्या होता है? ऐसा एंथर, इसके पास सिर्फ 2 पोलन सैक है. इट हैज ओनली 2 पोलन सैक. हम जो एंथर पढ़ते हैं वो डाइथेकस एंथर होता है. डाइथेकस एंथर में 4 पोलन सैक होते हैं. ओके, सो मोनोथेकस एंथर के पास 400 पोलन ग्रेन है. यहाँ पे 200 पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे 200 पोलन ग्रेन्स है. व्हाट इज द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन मदर सेल इन ईच स्पोरेंजिया? स्पोरेंजिया मतलब पोलन सैक. ओके, अपने पास देखो 400 पोलन ग्रेन्स हैं, वी हैव 400 पोलन ग्रेन. एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन्स देता है. तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 400 पोलन ग्रेन्स मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 400 into 1 is equals to 4 into x. Therefore 400 upon 4 is equals to x. You will get 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. कितने मदर सेल्स मिले आपको? 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. अभी आपके पास कितने चेंबर है? 2 ही चेंबर है ना. सो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इंटू 2 पोलन सैक. तो एक पोलन सैक में कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेगा? इसमें रहेगा 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसमें रहेगा 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल. सो आपको क्या पूछा था? पोलन ग्रेन मदर सेल मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल हर एक चेंबर में कितना रहेगा? इन ईच चेंबर. सो पहले हमने टोटल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फाइंड आउट किया और फिर इसको हमने नंबर ऑफ चेंबर से डिवाइड कर दिया. तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ईच चेंबर में कितने पोलन मदर सेल्स हैं? इन ईच चेंबर हाउ मेनी मदर सेल्स आर देयर? 50 मदर सेल्स. अगर आपने 200 लिखा गलत, अगर आपने 100 लिखा गलत. इसीलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को 4 बार पढ़ो. इसीलिए मैंने बोला ना, जहां पे टाइम बचा सकते हो वहां पे टाइम बचाओ, क्योंकि ऐसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव डैश पॉलन ग्रेन्स. अभी जिन फ्लावर्स को इंसेक्ट पॉलिनेट करने वाले हैं, तो वो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? स्टिकी होने चाहिए या स्पाइनी होने चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन्स इजीली अटैच हो सके. Next question. Insect pollinated flowers should have sticky and spiny pollen grains. Embryo sac is also known as dash. ये जो मेरा embryo sac है, इस embryo sac का दूसरा नाम क्या है? इसको माइक्रोगैमेटोफाइट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि माइक्रो मतलब मेल होता है. माइक्रोस्पोरेंजियम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इट इज मेल पोलन सैक. और मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल होता है. हमको एम्ब्रियो सैक बोला है. एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर होता है. दिस इज मेगास्पोरेंजियम. आपको इसके बारे में पूछा है, व्हाट इज दिस? तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी, फीमेल गेमेटोफाइट. सो एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट. ये देखो, ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम. अंदर वाला जो सेल है मेगास्पोर, और मेगास्पोर से आगे जाके अपना
एम्ब्रियो सैक बनेगा। यस, नेक्स्ट, प्रोसेस इन विच सीड फॉर्मेशन अकर्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे तो मतलब सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सीड नहीं बनेगा। तो आपको विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कौन सा देखने मिलता है प्रोसेस? ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये तो नहीं आएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अपोमिक्सिस, तो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में सीड फॉर्मेशन ही नहीं होता है। यहाँ पे सीड बन रहा है, सीड इज फॉर्मिंग बट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे तो सीड ही नहीं है, इसीलिए ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, अपोमिक्सिस में सीड बनेगा बट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, अलगे में नहीं होता, ब्रायोफाइट्स में नहीं होता, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता। डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशली एंजियोस्पर्म स्पीशीज में ही देखने मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pair of plants structures has haploid number of chromosomes? कौन से पार्ट में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा? न्यूसिलस के पास डिप्लॉइड होता है, गलत। एग न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, गलत। ये हैप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होता है, एंटीपोडाल सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, गलत। एग सेल इज हैप्लॉइड, एंटीपोडाल सेल इज हैप्लॉइड, सो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी लास्ट के एक दो क्वेश्चंस बचे हैं। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड करना मतलब सरवाइव करना। सो एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कैन सरवाइव एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? उस सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। कौन सा सब्सटेंस है? स्पोरोपोलेनिन, जो कि हमारे पोलन ग्रेन के आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल और इसके ऊपर किसी एंजाइम का भी असर नहीं होता। यस, सो वी आर डन विद टुडेज सेशन। अगर आपने अब तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्री मटेरियल दिया गया है, आप इस फ्री मटेरियल का पूरा फायदा उठाइए। अगर किसी बच्चे को हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जहाँ पे हम लाइव लेक्चर लेते हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व करते हैं और आपको इस लेक्चर में, इस क्रैश कोर्स में फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है, तो आप हमारा वरदान बैच 2.0 ज्वाइन करो और इसमें फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर्स नहीं अटेंड करने हैं तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो ताकि प्रैक्टिस चालू रहे। मॉक टेस्ट में हमने मेजर फोकस पीवाईक्यूज के ऊपर किया है, बहुत सारे पीवाईक्यूज ही हमने आपको दिए हैं। और जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो सीईटी एग्जाम का पैटर्न आता है कि सीईटी एग्जाम में जैसा विंडो आपको दिखाई देगा वैसा ही क्वेश्चंस हमने मॉक टेस्ट में सॉल्व किए हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। और अगर कोर्स परचेस करते वक्त आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है कि मैम मैं मेरे मम्मी के फोन से पेमेंट करूँ तो चलेगा क्या, अगर ऐसे कोई क्वेरीज आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप हमें इस टाइम पे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, जिससे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यूट्यूब से और फ्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो आप हमारे डेफिनेटली ये लास्ट टू लास्ट ईयर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इनमें आपको कम से कम हजारों एमसीक्यूज मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। फिजिक्स के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है, तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो जल्दी लेकर आऊं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करो और पूरा वीडियो देखो जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और बस इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहो और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तक अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो फिर आपकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।